नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा अध्याय 13 आलेखों से परिचय, तो आज हम आलेखों से परिचय के अभ्यास कार्य को करेंगे। और अभ्यास कार्य करने से पहले अध्याय 13 आलेखों से परिचय, तो विद्यार्थी इसको पढ़ें। देखो, यहाँ पर एक दंडालेख, वृत्तालेख, आयत चित्र, आंकड़ों का ग्राफी निरूपण होते हैं। यानी ग्राफीय निरूपणों को हम आलेख, वृत्तालेख और आयत चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। तो जो आलेख हम बनाते हैं इसमें विशेष हम ध्यान ये रखते हैं कि इसमें दो अक्ष होते हैं। यानी जो भूमि के समानांतर होता है यह क्षैतिज अक्ष कहलाता है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है यह वाई अक्ष होता है। इनमें जो दूरियां होती हैं वह समान रखी जाती हैं। चाहे हम एक्स अक्ष में दूरियों को रखें या हम वाई अक्ष में दूरियों को रखें, इन दूरियों को समान रखा जाता है और इनके नंबरिंग भी समान करते हैं। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। यानी इनमें जो अंतराल होता है वह समान होता है। इस प्रकार से अब नीचे हमें और भी चीज़ें दी हैं, जैसे इसको भी आप समझें कि क्षैतिज रेखा जिसे एक्स अक्ष भी कहते हैं, यानी एक्स अक्ष को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और वाई रेखा जिसे हम वाई अक्ष भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। तो अब नीचे कुछ बिंदु दिए हैं कि एक पूर्ण अखंडित रेखा से रैखिक आलेख बनता है। एक पूर्ण अखंडित रेखा से रैखिक आलेख बनता है। इसे बनाने के लिए हम वर्गांकित कागज पर कुछ बिंदु अंकित करते हैं, और वर्गांकित कागज पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। तो आप समझें, सामान्यतः क्षैतिज होता है एक्स अक्ष, वो की तल एक्स के निर्देशांक, और ऊर्ध्वाधर या जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं तल पर वाई निर्देशांक होता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये आपका एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष, और ये जिस बिंदु पर मिलते हैं, यानी एक्स निर्देशांक भी 0 होता है और वाई निर्देशांक भी 0 होता है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और इस प्रकार से आप किसी भी राशियों को आप आलेख में दर्शा सकते हैं। पहला जो बिंदु होता है वह एक्स अक्ष होता है, और दूसरा जो बिंदु होता है वह वाई अक्ष होता है। पहला एक्स निर्देशांक और दूसरा वाई निर्देशांक। इस प्रकार से आप इन सभी जो कि इसमें दिए गए हैं आप देख रहे हैं सारणी के रूप में, यानी 0, 0 ये मूल बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। 1 और 3, तो 1 आपका एक्स निर्देशांक जो एक्स अक्ष पर दर्शाएंगे, और 3 आपका वाई निर्देशांक, इसे हम वाई अक्ष में दर्शाएंगे। तो यानी एक्स में जितने मान दिए गए हैं इन सभी को हम एक्स अक्ष में देखते हैं, और वाई में जो मान दिए होते हैं उन्हें हम वाई अक्ष में देखते हैं, और उन दोनों को मिलाते हैं कि ये बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं, और बिंदुओं को हम इस तरीके से दर्शाते हैं और मिलाने का अभ्यास करते हैं। अब आगे हम अभ्यास में प्रश्न क्रमांक 1 देख रहे हैं। बिंदुओं ए 0, 0, बी 0, 1, सी 2, 2 और डी 2, 0 से बनने वाली आकृति
निम्नलिखित में से कौन सी होगी? ए वर्ग, बी समचतुर्भुज, सी समांतर चतुर्भुज और डी आयत। तो देखो, जब हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे, आप देख रहे हैं, तो इसमें आपके जो बिंदु दिए गए हैं 0 0, तो 0 0 आपका यहाँ आएगा, और 0 1 तो 0 आपका x में और 1 y में है तो आपका यहाँ बनेगा, और इसके बाद 2 2 2 x का है 2 y का है तो आपका यहाँ आएगा, और ये आपका बनेगा 2 0 2 और 0, ये आपका यहाँ बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति बन रही है जे, तो इस प्रकार की आकृति में जो बन रही है इसमें आपके कोई भी ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन अगर इसमें इस बी बिंदु में 0 1 की जगह अगर 2 होता, 0 2, तो आपका ये इस तरह से बन जाता, तो आपका ये जो आकृति जो बनती है वर्ग की आकृति बनती। तो अगर मान लीजिए हमने इसे 2 मान लिया, सुधार कर लिया कि 0 2 है, तो ये जो आपका ऑप्शन होगा सही वह आपका ए हो जाएगा, और ए वाले को आप इसमें भर देंगे। समझ गए होंगे। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो अभी हमने समझा है कि मूल बिंदु जो आपका x0 और y0, जब ये जहाँ पर दोनों मिलते हैं वो आपका मूल बिंदु होता है, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं A 0 0, ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है, तो इसको भी अपन ने पढ़ा है, वो कि आपका रेखा आलेख कहलाता है। जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो वह रेखा आलेख कहलाता है। अब एक बिंदु में x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक 5 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे 7 5। पहला निर्देशांक x होता है, दूसरा निर्देशांक y होता है, तो ये माना जाएगा 7 5। तो बी ऑप्शन 7 5 सही होगा। प्रश्न 5वां, दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी। अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, और इसकी गिलास की जो दूरी है x अक्ष में आपका 2 है और y में है आपका 3, यानी ये 3 तक गया है, x में 2 तक गया है, तो इस गिलास की जो स्थिति होगी वह 2 3 की होगी। तो हम बता देंगे बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 2 और 3 सही होगा। x का 2 और y का 3, 2 और 3 सी बिंदु सही होगा। प्रश्न क्रमांक 6वां, एक वर्गांकित कागज पर बिंदु 3 5 अंकित कीजिए। क्या यह वही बिंदु है जो 5 3 को दर्शाता है? तो सबसे पहले एक आलेख बनाएंगे। x अक्ष, ये आपका x अक्ष होगा, और ऊपर आपका ये y अक्ष बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि 3 5 दर्शाइए, 3x का और 5y का। तो आप देख रहे हैं 3 आपका x का है और 5y का, यानी यहाँ पर बनेगा और ये हो जाएगा 3 5। इसके बाद क्या यह वही बिंदु है जो 5 3 को दर्शाता है? 5 और 3, तो आप देख रहे हैं ये 5 x अक्ष में और y में आपका 3 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5 3। तो ये आपका वही बिंदु नहीं है, तो आप बता देंगे कि बिंदु 3 5 जो बिंदु 5 3 को नहीं दर्शाता है। इस प्रकार से आप इस 6वें प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब आगे देखें प्रश्न क्रमांक 7। नीचे दिए गए एक गांव के मानचित्र का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक गांव के मानचित्र बना हुआ है, और इस मानचित्र में आप देखेंगे उदाहरण स्कूल की स्थिति को। ये आपका स्कूल है,
तो स्कूल की स्थिति को निर्देशांक PF द्वारा दर्शाया जा सकता है। यानी P आपका x अक्ष होगा और F आपका y अक्ष होगा। तो P आपका x अक्ष में है और F आपका y में है। तो जब हम P से चलेंगे और इधर y से चलेंगे, जहाँ पर ये मिलते हैं वो आपका स्कूल होगा। तो स्कूल की स्थिति को इन्होंने PF द्वारा दर्शाया। अब आगे हमसे प्रश्न में पूछ रहे हैं कि निर्देशांक RD TD मानचित्र में किसकी स्थिति को निरूपित करते हैं। देखो RD तो R आपका x अक्ष में और D है आपका y अक्ष में। तो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं वो आपका बाजार है, और TD T और D ये आपकी आंगनवाड़ी है। तो आप इसके उत्तर में यहाँ बताएंगे कि निर्देशांक RD बाजार को और TD आंगनबाड़ी को निरूपित करते हैं। अब सेकंड स्थिति में है तालाब की स्थिति को निरूपित करने वाले निर्देशांक बताइए। तालाब, तो आप तालाब देख रहे हैं, यहाँ तालाब है आपका, ये आपका तालाब है। तो तालाब में 0 और E, यानी आप देखेंगे इसमें तालाब की स्थिति को निरूपित करने वाले निर्देशांक 0E हैं। यानी x आपका 0 होगा और y में आपका E है जो कि तालाब को निरूपित करता है। तीसरा है पंचायत भवन की स्थिति को निरूपित करने वाले निर्देशांक बताइए। पंचायत भवन, तो ये आपका x में होगा S और y में होगा A, तो SA। तो पंचायत भवन की स्थिति को निरूपित करने वाले निर्देशांक SA हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तरों को आप देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 8 में निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं। अगर हैं तो उस रेखा का नाम दीजिए। तो देखते हैं कि ये जो बिंदु हमें दर्शाए गए हैं, इन सभी बिंदुओं को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1 और 2। तो आप देखो पहले ए वाले में 1 और 2 देखना है। तो 1 आपका x का होगा और 2 आपका y का, तो 1 2 आ गया। फिर 2 4, 2 x का है और 4 y का है, तो 2 4। फिर 3 6, 3 आपका x का है, इधर से चलेगा, और 6 3 6 और 4 8। इस तरह से 4 और 8 ये आपका बिंदु हो गया। इन सभी बिंदुओं को लेकर के हमने एक रेखा खींची जो कि सभी बिंदु एक ही रेखा में आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम B के भी सभी बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाएंगे जो कि एक सरल रेखा में आते हैं। अतः सभी निर्देशांक एक ही सरल रेखा में हैं। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 9 में देखते हैं, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए रैखिक आलेख बनाइए। तो देखो यहाँ पर हमें सारणी दी गई है, कॉपी की संख्या 1 2 3 4 5 6 और मूल्य इस तरह से दिया गया है। तो हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। x अक्ष में हम कॉपी की संख्या और y अक्ष में हम मूल्य दर्शाएंगे। तो हमने इनको समान दूरियों पर कॉपी की संख्या लिख ली और y अक्ष में मूल, यानी 1 से 15, तो 1 x अक्ष में और 15 आपका इधर। फिर 2 30, फिर 3 45। इस तरह से हम ग्राफ में इन बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि आपका ये बिंदु 1 15 है, ये 2 30 है, ये 3 45 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम रैखिक आलेख के रूप में बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में भी निम्न तालिका के लिए रैखिक आलेख खींचिए। तो यहाँ पर हमें तालिका दी गई है और इस तालिका के अनुसार ही हम एक आलेख का तैयार करते हैं। वर्ग की भुजा हमने सेंटीमीटर में x अक्ष में ले ली और परिमाप ये आपका सेंटीमीटर में y अक्ष में हो गया। और इन सभी बिंदुओं को हम ग्राफ में एक सरल रेखा के रूप में दर्शा सकते हैं। इसके बाद 11वें प्रश्न में निम्नलिखित तालिका के प्रयोग से एक रैखिक आलेख बनाइए
और सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दिन दिए गए हैं, पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान हम दो प्रकार का एक में बनाएंगे। तो आप एक ग्राफ लेंगे और उस ग्राफ में आपने एक्स अक्ष में दिन निर्धारित कर दिए एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष में आपका तापमान डिग्री सेल्सियस में रहेगा। तो सबसे पहले जो आपके डार्क बिंदु दिए गए हैं ये आपका पूर्वानुमानित तापमान है, और जो आपका खाली जो दिया गया है वो आपका वास्तविक तापमान है। और पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंश यानी 5 डिग्री आपको लिया गया है। 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से समान दूरियां लेकर के। और अब देखा सोमवार को आपका 15 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार को 15 आपका इधर आ गया। फिर मंगलवार को 25 डिग्री, तो मंगलवार को 25 डिग्री आपका यहाँ पहुँच गया। तो सबसे पहले अपन ने पूर्वानुमानित तापमान के सभी बिंदुओं को दर्शाया। इसके बाद फिर हमने दिन लिए और वास्तविक तापमान के बिंदुओं को इस वाली रेखा में अंकित किया। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और अपना कॉपी में इनका हल कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 कि निम्नलिखित आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बना हुआ है और इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो 1 बजे दोपहर में रोगी का तापमान क्या था, ये आपका 36 और 37 के बीच में 36.5। तो आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर 36.5 डिग्री सेल्सियस था। बी में पूछ रहा है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो देखो 38.5 डिग्री कब था, प्रातः 11 बजे। तो आप बताएंगे कि रोगी का तापमान वो ये 38.5 जे है इधर 38.5 12 बजे। तो रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दोपहर 12 बजे था। सी नंबर में इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। ये 2 समय क्या क्या थे। अब आप देख रहे हैं समान तो यहाँ दिया गया है 1 बजे और दोपहर 2 बजे जो कि 36.5। तो इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान आया था। ये 2 समय दोपहर 1 बजे व 2 बजे था। इसके बाद डी में पूछा गया है कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। तो 1:30 यानी 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5। देखो 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक तापमान स्थिर था, यानी वह समान था, ना घट रहा था ना बढ़ रहा था। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रकार से दे पाएंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 13 में एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो आप इसमें देख रहे हैं और एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी। तो अब आप इसका उत्तर बताएंगे कि वर्ष 2004 में आपकी 6 करोड़ की बिक्री थी। वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। तो वर्ष 2005 में आपकी 10 करोड़ की बिक्री थी। और इसके बाद वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। 2002 और 2006 में कितना अंतर था। तो देखेंगे कि वर्ष 2002 में 4 करोड़ और वर्ष 2006 में आपका 8 करोड़ की बिक्रियों में अंतर 4 करोड़
है। इसके चौथे डी में पूछ रहा है कि किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो चौथे का आप इस डी का उत्तर इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 14 में एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। तो ए नंबर में पूछ रहे हैं एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पैमाना यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पहले 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11, फिर 12। तो एक में जो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 बीच में दिए गए हैं, यानी कि 15 चौके 60, एक घंटे दिए हैं। तो इसमें 15-15 मिनट का 15-15 मिनट की दूरियां ली गई हैं। तो हम बता देंगे कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना एक इकाई बराबर 15 मिनट। तो चूंकि बीच में है 15, 30, 45 और 60, तो आपका एक घंटा ये हो गया। अब बी में पूछ रहा है उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो पूरी यात्रा के लिए उसने पूरी यात्रा के लिए 3.5 घंटे का समय लिया। पूरी यात्रा के लिए उसने कितना समय लिया? 3.5 घंटे का पूरी यात्रा के लिए समय लिया। सी में व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है? तो हम बता देंगे व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये दूरी किलोमीटर में है और नीचे समय दिया गया है। अब डी में है क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो देखो व्यापारी 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्रातः 10 बजे से 10:30 बजे तक रुका, यहाँ तक, यानी ये आपका 10:30 बजे तक वह रुका। और ई में किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। किस अंतराल में? तो आप देख रहे हैं प्रातः 8 बजे से यहाँ से और 9 बजे तक के अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का कि तीलियों से बने निम्न पैटर्न को देखिए। अब इन तीलियों से जो पैटर्न बन रहे हैं तो आप देखेंगे कि पहला पैटर्न है त्रिभुज की आकृति है, तो इसमें कितनी तीलियां हैं? 1 2 3। सेकंड वाले में 1 2 3 4 5। तो आप कल्पना कीजिए कि यह पैटर्न जारी रहता है और प्रथम 7 पैटर्नों में तीलियों की संख्याओं को दर्शाने वाली निम्न सारणी को पूरा करिए। तो आप देख रहे हैं पैटर्न 1 में तीलियों की संख्या 3 है, पैटर्न 2 में तीलियों की संख्या 5 है और पैटर्न 3 में 1 2 3 4 5 6 7। तो तीसरे पैटर्न में 7, यानी पहले में 3, दूसरे में 5, तीसरे में 7। कितने का अंतर हुआ? 3 2 5, 5 2 7। तो 7 2 9, 9 और 2 11, 11 2 13, 13 और 2 15। इस प्रकार से हम सारणी को पूरा कर लेंगे। अब नीचे पैटर्न संख्याओं को क्षैतिज अक्ष, जो हमें पैटर्न दिए हैं उसे हमें क्षैतिज अक्ष में, और तीलियों की संख्याओं को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लेकर एक आलेख खींचना है। तो आप देखेंगे कि पैटर्न को हमने एक्स अक्ष में लिया और तीलियों की संख्याओं को हमने वाई अक्ष में लिया, और 1 और 3, तो 1 आपका एक्स और 3 आपका वाई। इसके बाद 2 और 5, इसके बाद 3 और आपका 7, तो 6 और 9 के बीच में आपका 7 आएगा। इस प्रकार से आप इन सभी बिंदुओं को दर्शा सकते हैं और इसमें आप लिख भी सकते हैं। पहला आपका 1 3 है तो यहाँ 1 3 लिख देंगे। इस प्रकार से आप लिखते हुए इस अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे।
तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास पूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।